वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। गर्मियों से जुड़े सेहत के जो मसाइल हैं उस पर आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ब्रेक से पहले भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, मुख्तलिफ ड्रिंक से मुतालिक हम बात कर रहे थे। स्किन की जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर स्किन के हल के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि गर्मियों में जो स्किन के मसाइल होते हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब पहले हमने बात की सन ब्लॉक की भी बात की, मॉइस्चराइज़र की भी हमने बात की। कैसे हमारा जो स्किन रूटीन है, स्किन केयर रूटीन है, वो कैसे होनी चाहिए? अगर हम सुबह उठते हैं तो किस तरीके से लेकर सुबह से लेकर रात तक हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, मेरी जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं उसी तरह हमें 3 टाइम अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। 3 टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन लोगों के लिए जो ऑफिस गोइंग होते हैं या स्कूल कॉलेजेस जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए 2 टाइम्स अ डे केयर कर लें तो बेहतर है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि स्किन केयर सिंपल हो और इसके साथ साथ नेचुरल चीज़ों के ऊपर जोर दिया जाए। हमेशा मैं अपने हर पेशेंट को, हर क्लाइंट को यही कहती हूँ कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस और ग्रीन टी का इंटेक रखें अपनी डाइट में, क्योंकि दिन के 4 से 5 कप अगर आप ग्रीन टी पी लेते हैं, उसका कहवा, अगर वो आप कहवा पी लेते हैं तो आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश होना शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। टॉक्सिन्स आसान जुबान में अगर हम उस पर कहें तो ये जहरीला मादा होता है जो आपकी स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट मुज़र असरात शो करता है। तो इसलिए कुछ फ्रेश चीज़ें जो हो गई, जैसे फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, इसका इंटेक, जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने भी बताया, सर ने भी बताया कि ये चीज़ें नेचुरल रेमेडीज़ हैं, मेरा भी जोर इन चीज़ों पे विद मेडिसिन लाजमी होता है। और अगर हम स्किन केयर की बात करें तो मैं हमेशा इसको सिंपल रखती हूँ अपने लिए भी और अपने पेशेंट्स के लिए भी, ताकि कैरी करना, उसको लेके चलना ईजी रहे। सुबह जब आप उठते हैं एक मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग सोप रखें। कोई भी मार्केट में जैसे आपको मॉइस्चराइजिंग सोप्स मिल रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग सोप्स की बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो रंग गोरा करने वाले सोप्स अक्सर मौजूद हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों के नाम पर बहुत सारे टोनर और ऑयल्स और स्क्रबर्स मौजूद हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ चीज़ें इनमें अच्छी भी होती हैं जो ऑर्गेनिक हैं। अच्छा, लोग ऑर्गेनिक 6-6 महीने चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई केमिकल नहीं डला हुआ, तो ऐसी चीज़ें 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपने कंज्यूम करके ख़त्म करनी होती हैं, क्योंकि अदरवाइज उसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ें फिर बाद में नुकसानदेह हो जाती हैं स्किन के लिए। तो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि उसके बाद उसकी एक जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे हम रंग गोरा करने वाली चीज़ों की बात करते हैं, जो इजीली अवेलेबल मार्केट में रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, वो खुदारा प्लीज़ ना यूज़ किया करें। आपको विद इन डेज 3 से 4 दिन में रंग गोरा करने के जो असरात होते हैं वो नज़र तो ज़रूर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 7वें से 8वें दिन पे उसके नुकसानात आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आपकी स्किन पिंक होना शुरू होती है, सुर्खी आना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये छाइयों में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये जिल्द का कैंसर कर देती हैं। डॉक्टर साहब, चेहरे पर बाल आने की आपने बात की, बहुत सारी खवातीन का ये मसला है कि चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो मेरे ख्याल से किसी शख्स को भी अच्छे नहीं लगते और खवातीन को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसमें खवातीन उसकी प्रॉपर कोई रेमेडी करने की कोशिश कम करती हैं, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना अगर कोई पसंद ना करे, या ख़राब तरह की ब्लीचेस यूज़ की जा रही होती हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ रेजर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर लाजमी बात करें। अच्छा, जो स्किन के ऊपर बाल आते हैं बेसिकली इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक बीमारी है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। इसमें एक साइन इसका ये भी होता है कि चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मर्दों की तरह के गाढ़े और गहरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। एक और मसला है जो मार्केट में रंग गोरा करने वाली क्रीम्स मिलती हैं जिनमें स्टीरॉइड्स डले होते हैं, और कई लोग स्टीरॉइड्स खरीद के ये क्रीम्स खुद भी बना लेते हैं। जब ये स्टीरॉइड्स चेहरे पे लगते हैं तब भी चेहरे पे बाल आते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की फैमिली में ये चीज़ें रन कर रही होती हैं, जिसको हम फेमिलियल पैटर्न ऑफ हिर्सुटिज्म या हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। तो इन चीज़ों का सिर्फ एक सोल्यूशन है, जो सेफेस्ट सोल्यूशन है वो है लेजर हेयर रिमूवल। प्लीज़ अपने पैसे और टाइम उन चीज़ों पे ज़ाया ना करें। जो वैक्स की जाती है, जो है वैक्स की जाती है, रेजर मर्दों वाला इस्तेमाल किया जाता है, और जो ब्लीच की जाती है, इसका कोई नुकसान होता है? क्योंकि हम देखें क्योंकि समर्स में स्किन और भी सेंसिटिव हो जाती है, तो अक्सर लड़कियों को स्किन पे रेडनेस या रैशेज वो मसाइल भी होते हैं, तो इन तीनों चीज़ों का कोई नुकसान है?
रेजर का नुकसान ये है कि चेहरे के ऊपर जब बाल आप बार बार रेजर करेंगे तो बाल मजीद मोटे होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ब्लीच मैं हर पेशेंट को मना करती हूँ कि प्लीज़ आप ब्लीच ना करें, क्योंकि ब्लीच से आपकी स्किन, बाल तो चलें ब्लीच हो जाते हैं लेकिन स्किन इतनी डैमेज हो जाती है कि वो सेंसिटिविटी की तरफ चली जाती है। और जो वैक्स वगैरह हैं ये कुछ लोगों में ये इशू ज़रूर करते हैं कि स्किन ज़रा लूज़ हो जाती है, ये चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं। तो सेफेस्ट सोल्यूशन इसका हमेशा मेरी रिकमेंडेशन में लेज़र ही होता है, क्योंकि लेज़र भी क्या हर तरह की ख़वातीन के लिए, या अक्सर उसके बाद भी कुछ ख़वातीन को हमने देखा है कि स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है या कुछ निशान या छाइयाँ चेहरे पर रह जाती हैं? नहीं, लेज़र में अब चूंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी हुई है, लेज़र्स मुख्तलिफ तरह के हैं। एक अच्छा डॉक्टर जो अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट है हमेशा आपकी स्किन को देखेगा, आपके बाल को देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से लेज़र को पिक करेगा, क्योंकि हर लेज़र हर मरीज के लिए सूटेबल नहीं है और हर ट्रीटमेंट भी हर शख्स के लिए वो सूटेबल नहीं है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जिनकी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह स्किन होती है, इतनी अच्छी खूबसूरत स्किन होती है, लेकिन वो मुख्तलिफ फेशियल करा रहे होते हैं, कभी कोई हाइड्रा फेशियल, कभी कोई कौन सा फेशियल, कभी कोई ग्लो फेशियल, और जिनको हर वक्त जो कि गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़कर और अच्छी भली स्किन का आप बेड़ा गर्क कर लेते हैं, आप उसको ख़राब कर लेते हैं। तो इन चीज़ों में भी अगर आप देखें कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप ट्रीटमेंट लें, वरना क्या ज़रूरत है अच्छी भली स्किन को ख़राब करने की। अच्छा जी, जहाँ पर स्किन की बात हो रही है, सेहत की बात हो रही है और गर्मी से बचने की और गर्मी से बीमारियों की बचने की बात हो रही है, वहाँ पर ज़ैनब साहिबा हमें कुछ ड्रिंक्स के बारे में भी बता रही हैं। तो जनाब, हम कौन से ड्रिंक की बात करें? सबसे अगर ठंडा मशरूब कोई एक हमें अच्छा लगता है अब हम बात करेंगे पाइनएप्पल जूस की। अच्छा। और लेमन जूस की। पाइनएप्पल एंड लेमन जूस जी, जो दोनों ही विटामिन सी में रिच हैं। हमारी इसमें भरपूर मिकदार में जो विटामिन सी है वो मौजूद है। मैग्नीशियम जो है वो, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है लेमन के अंदर भी और पाइनएप्पल के अंदर भी। अच्छा, सबसे पहले हम किसकी बात करें? लेमन जूस की ज़रा बात कर लेते हैं। लेमन जूस, क्योंकि अगर इन समर्स मॉर्निंग में भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अपनी सुबह का आगाज़ हमें कैसे करना चाहिए और किस चीज़ से करना चाहिए, तो लेमन कितना फ़ायदेमंद है? अब सबसे पहले अगर तो बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो एक पानी का ग्लास लें, सुबह उठते ही नीम गर्म हो जाए तो सबसे बेहतरीन है। उसमें आप लेमन डालें, एक ले सकते हैं, एक डाल लें, आधा डाल सकते हैं, आधा डालें। ये आपकी अपने जिस्म पे डिपेंड करता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी बॉडी कितना एसिडिक जो है उसको बर्दाश्त कर लेती है। अब कई लोग होते हैं जिनका गला सेंसिटिव होता है, उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है, वो पूरा लेमन नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब मैं अगर उनको ये रिकमेंड कर दूँ आप पूरा लेमन यूज़ करें तो वो बीमार हो जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। हाफ लेमन जो है वो बेहतरीन है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पूरा बर्दाश्त करती है आप पूरा भी ले सकते हैं। उसमें शहद भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो यूजली जब हम दफ्तरों से हमने देखे हमारे भाई या मर्द हजरात जब आते हैं तो हम बड़ा भाग भाग के जो है ख़वातीन घर की वो एक ड्रिंक जो तैयार करती हैं, मैंने नहीं यूजली देखा कि कोई क्यूकम्बर जूस, खीरे का जूस बनाए, कोई स्ट्रॉबेरी जूस बनाए या कोई और फल का। हमारे घरों में शिकंजबीन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही कॉमन है, आम है, और उसका नुकसान हम कैसे उठाते हैं कि हम उसमें चीनी भर कर डाल देते हैं, तो वो इवेंचुअली जो है उसके फ़ायदे से ज़्यादा हम उसका फिर नुकसान उठा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लेमन है हम उसके जो फ़ायदे होते हैं उनको हम चीनी से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि चीनी हमारे लिए जितनी नुकसानदेह है वो हम देख सकते हैं, नमक जैसे नुकसानदेह वैसे ही चीनी भी नुकसानदेह। अब शुगर के जो पेशेंट्स हैं हम उनको तो मना करते हैं आप चीनी कंज्यूम ना करें, लेकिन चीनी उतनी ही नुकसानदेह एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, उसके लिए भी है। अब बेहतरीन बात ये है, जो औरतें अभी आपने बात की, उनके भाई, पेरेंट्स या जो भी बाहर से आते हैं उनके लिए हम जूस बनाकर उनको घंटों घंटों फ्रिज में रख देते हैं। हाँ। जूस जिस टाइम बनाएं, अब रमजान में भी ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, घंटों पहले शरबत बनाकर रख दिए जाएंगे फ्रिज में। बिल्कुल ये गलत है। आप इसको जिस टाइम बनाएं मैक्सिमम 10 मिनट में आप उसको कंज्यूम और हम देखिए अगर नींबू पानी का जो जायका है, अगर आप उसको वाकई जो अभी ज़ैनब साहिबा ने बात की है कि वो कुछ टाइम के बाद एक और तरह का तुर्श हो जाएगा जो पीने के काबिल नहीं रहता है यूजुअली, तो आप इसको फ्रेश बनाएं और
फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अच्छा, चीनी की हम चूँकि बात करें, शुगर की बात करें, तो जिन लोगों को चीनी लेने की आदत है या जिनका शुगर इंटेक ज़्यादा है, वो फ़ौरन उससे हट भी नहीं सकते। एक तो मैं चाहूँगी कि आप उसकी रिप्लेसमेंट बता दें कि जो लोग अपने मोटापे से भी तंग हैं और जो लोग चीनी का इस्तेमाल भी वाफिर करते हैं, तो वो कैसे चीनी की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आजकल घरों में बड़ी ज़बरदस्त हमने देखा है कि लोग गुड़ या शक्कर की तरफ भी जा रहे हैं, क्या वो भी चीनी लेने के ही मुतरादिफ है या कुछ फ़ायदा है? वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ थोड़ा बहुत नजर का धोखा है। बिल्कुल, नजर का धोखा आप कह सकते हैं। मतलब दिल की तसल्ली के लिए, यार मैंने चीनी छोड़ दी है, मैं तो शक्कर या गुड़ ही लेती हूँ। बिल्कुल, वो ऐसे ही है और वो इतनी मतलब फायदेमंद नहीं है, वो भी चीनी की तरह ही नुकसानदेह ही है आपके लिए। इसलिए बेहतर है कि आप चीनी, गुड़, शक्कर इन चीज़ों को छोड़ें, आप स्टीविया का इस्तेमाल करें। स्टीविया का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा अभी स्टीविया का इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, स्टीविया का कोई नुकसान नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाइनएप्पल ड्रिंक की। लेमन जूस की हमने बात की और लेमनेड की हमने बात की। अब पाइनएप्पल जूस, ये तो वैसे ही बहुत मीठा बिल्कुल होता है, तो इसके अंदर चीनी बिल्कुल ऐड ना करें। हाँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगी। दूसरी बात, पाइनएप्पल जूस हम सब पीते हैं, लेकिन हम सबको इसके फायदे जो हैं वो नहीं पता होते। जो पाइनएप्पल जूस है, ये सबसे बेहतरीन है आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, खवातीन के लिए। बिल्कुल, हड्डियों के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों की बीमारी औरतों में सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें घुटनों का दर्द, कमर का दर्द बहुत कॉमन है औरतों में, मर्दों में भी। वो पाइनएप्पल जूस का अगर इस्तेमाल करें तो उससे बोन की जो मिनरल डेंसिटी होती है, जिसको हम उर्दू में मिख कहते हैं, हड्डी की जो मिख है वो बनाती है। इसलिए आप पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल करें। इसका फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। यूजुअली ये कम हमें अवेलेबल होता है, तो यूजुअली लोग मार्केट से जो हमारे टिन पैक्स होते हैं वो लेकर आते हैं और इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट चास में भी उसी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो इज इट फाइन या किस सूरत में? हमें फ्रेश पाइनएप्पल्स अब मिलना अवेलेबल है। हम बड़े स्टोर्स में अगर जाएं, हमें वहाँ पर पाइनएप्पल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप उनको उसी टाइम करा लें। बिल्कुल, अगर नहीं मिलता तो आप कैंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है, कैंड पाइनएप्पल को भी 3 से 4 दिन में खत्म कर दें। कितनी एनर्जी तकरीबन ये एक ड्रिंक हमें देगा? और जो लोग एक्सट्रीम डाइट पे, क्या वो भी एक दिन में इसको कंज्यूम कर सकते हैं? अब जितना ये एक ग्लास है, इसमें तकरीबन 78.8 जो है वो ग्राम्स ऑफ विटामिन सी है इसमें। ओके, यानी कि ये लेमन का भी नंबर ऊपर चला गया है। जरा आप ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा जो फेवरेट फल है वो अभी यहाँ पर हम उस पर बात करेंगे। वाटरमेलन का सीजन अब मेरे ख्याल से आ चुका है, शुरू हो चुका है, तो वाटरमेलन के कितने फायदे मैं चाहूंगी उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर इसहाक को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियां और उनका हल आज न्यू पाकिस्तान में हम जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर इसहाक, एक और मसला, बच्चे हों बड़े हों, जॉन्डिस, आपको पता है कि वो एक मसला रहता है। अक्सर तो न्यू बॉर्न बेबीज को भी उसका वो मसला, उससे वो गुजरते हैं और उसके बाद रिकवरी की तरफ जाते हैं। इसका कोई हल है इन हर्बल ट्रीटमेंट? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है कि हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह हल है इसका। लेकिन बात यह है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, उन बच्चों को तो सिंपल आप सन बात ही करवाते हैं तो कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हर्बल की मेडिसिन बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जिनको जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उनको तो अगर आप सिर्फ सुबह के टाइम पर आप सूरज की किरणों में ज़रा लिटाते हैं, उसके कपड़े उतार कर, तो वो ऐसा 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 कवर हो जाता है। लेकिन आपको मैं हेपेटाइटिस ए और इसके बता देता हूँ जॉन्डिस के लिए, क्योंकि जॉन्डिस जो होता है ना और हेपेटाइटिस ए जो होता है, इनको तकरीबन ही लोग एक समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर फर्क भी है कि बिलिरुबिन जो बढ़ती है किसी के अंदर, वो अगर जो पीलिया जो होता है, इवन के ऐसे पेशेंट भी आए हैं कि जिनके हाथ इस तरह करके गाल पर फिरिए तो वो हाथ पीला हुआ, इतनी ज्यादा उनके अंदर बिलिरुबिन जो है वो बढ़ी हुई होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हेपेटाइटिस ए ही हो। ठीक है, बिलिरुबिन बढ़ जाती है, उसकी बहुत सी काजत है कि अगर बाइल डक्ट के अंदर स्वेलिंग हो गई है, उसका रास्ता तंग हो गया तब भी बढ़ सकती है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तब भी बढ़ सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन किसी वजह से, जिस तरह हमारी हाइजीन का हाल है, अब तो हेपेटाइटिस ए आम लोगों को हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ कि अगर तो आपको थोड़ी बहुत बिलिरुबिन बढ़ी हुई है तो फिर तो आप, जैसे डॉक्टर साहब है जूसेस बता रही हैं आपको, कीरे का जूस है, पाइनएप्पल है, ये दूसरा अभी आपको तरबूज बताएंगे, इसी तरह ऐसी चीज़ों का जो बता रहे वो इस्तेमाल करेंगे तो उसी से ही बिलिरुबिन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपने ट्रीटमेंट भी करवाई है, आप यूज़ भी ऐसे कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन बिलिरुबिन कम नहीं हो रही है, तो उसकी जो भी काज हो, पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड करवाकर आप देखें उसके अंदर कि क्या काज है,
क्या कोई नाली बंद हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है बाइल डक्ट के अंदर, या कोई और प्रॉब्लम है। मैं आपको जो रेमेडी जो बताने लगा हूं, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ आपकी जितनी भी बड़ी हुई हो बिलिरुबिन, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये है फटकड़ी। आपने 150 ग्राम फटकड़ी लेनी है, आपको बाजार से मिल जाएगी। आपने 150 ग्राम ये फटकड़ी लेकर आपने इसको इसी तरह से फ्राई पैन लेना है, लेकिन साफ होना चाहिए फ्राई पैन। उस फ्राई पैन के अंदर डालकर आपने आग पे रख देनी है इसको। कोई चीज इसके अंदर और नहीं डालनी, सिंपल इसके अंदर डाली और आग पर रख देनी है, नीचे आग जला दे। ये कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसके अंदर पानी होगा, वो पानी से निकलेगा। उसके बाद ये बिल्कुल रुई की तरह हो जाएगी, ऐसे फूली हुई होगी रुई की तरह। आपने उठा लेनी है। उठाने के बाद इसका वजन तब करना है, पहले आपने वजन नहीं करना। पहले आपने वजन 150 ग्राम ले लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये आपने इसको अच्छी तरह पका लिया, इसको फुल्ला कर लिया, ठीक है ना, फूल जाएगी ये फूल की तरह, रुई की तरह बिल्कुल नरम हो जाएगी। आपने उस नरम वाली को आपने लेना है 70 ग्राम। 70 ग्राम ये लेनी है आपने फटकड़ी। और ये होगा रहमद असारा। ये रहमद असारा कम ज्यादा नहीं डालना, ये जहन में रख लें, ये मोशन लगाता है, ठीक है। अगर आपने इसकी क्वांटिटी जो मैं बताने लगा हूं उससे ज्यादा डाली तो मोशन ज्यादा लग जाएंगे, फिर ना मुझे कहना। आपने ये डालनी है 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम लेके इसी 70 ग्राम के अंदर डालकर आप इसको अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद आपने, अगर उम्र है उसकी, जवान है आदमी, 40-45 साल का है, ठीक है, तो आपने देना है 250 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम। इसके साथ उसको स्टूल पास होंगे और साथ उसको कोई भी आपने मीट नहीं देना, ना चिड़ी का गोश्त देना है तो ना बकरे का देना, ना छतरे का देना, ना कट्टे का देना। कोई बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन बिल्कुल उसके बंद करेंगे आप, ठीक है। उसको सब्जियां, जूसेस, ऐसी चीजें ज्यादा खाने के लिए देंगे आप, ठीक है। जितनी बड़ी हुई उसको चेक करवाते जाए, इंशाल्लाह ताला जी चंद दिनों में साथ चेक करवाते जाए, ये नॉर्मल होती जाएगी। लेकिन अगर एज 17-18 साल में है तो फिर आपने उसको सिर्फ सुबह शाम देना है 250 mg के कैप्सूल सुबह शाम, इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर 10 साल की एज है तो फिर 125 mg का कैप्सूल देना है। दिन के अंदर 2 से 3 मोशन आएंगे, परेशान नहीं होना। जूसेस उनको ज्यादा पिलाते रहना। इंशाल्लाह ताला अजीज हेपेटाइटिस ए होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस ए इनिशियल स्टेज पर होता है। इसके अंदर जब इसका वायरल लोड जो होता है इसको कम कर देंगे आप, तो उसी के साथ इसका हेपेटाइटिस ए भी खत्म हो जाता है और ये अमूमी ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरल लोड कम करना होता है। और जितने भी जूसेस है जब आप इस्तेमाल करेंगे, का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी डॉक्टर साहब बहुत जरूरी, आप तो जानते हो, इसके लिए ठीक है ना। बाकी ये है कुकम्बर आप है, खीरे का जूस लेते हैं, दूसरे जूस लेते हैं, तमाम। अगर अलाउ नहीं है तो वो मीट अलाउ नहीं है, सब्जी और जूसेस आप हर तरह का ले बिल्कुल इस्तेमाल करें। इसके साथ इंशाल्लाह ताला जी अगर हेपेटाइटिस ए हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर जॉन्डिस है तो वो भी इंशाल्लाह ताला जी। ओके जी, अमेजिंग। ज़ैनब, इतने आपका जो काउंटर है, इट लुक्स सो अट्रैक्टिव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम जूसेस की अफादियत की बात करते हैं या फलों की अफादियत की बात करते हैं तो और अच्छा लगता है। वाटरमेलन का सीजन अभी आ चुका है और वाटरमेलन को आप किसी भी तरह आप लें, इस्तेमाल करें तो उसका फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। कैसे इसका इस्तेमाल जनाब हम कर सकते हैं और इसके स्किन के भी कितने बेतहाशा फायदे हैं, मैं चाहूंगी आप बताएं ऑडियंस को। वाटरमेलन जो है वो सबका ही फेवरेट होता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों या बूढ़े हों, सबको ही वाटरमेलन बहुत पसंद आता है। चाहे वो खा रहे हों, एज अ स्नैक उसको ले रहे हों, एज अ मील में खाने के साथ उसको ले रहे हों, या उसका जूस पी रहे हों, वाटरमेलन सबका ही फेवरेट होता है। वाटरमेलन को जो है आप उसके बीज निकाल दें और उसको ब्लेंडर में डालें, उसको ब्लेंड कर लें, उसमें पानी ना ऐड करें, ना नमक ना चीनी, कुछ नहीं ऐड करना वाटरमेलन में। उसका सिंपल जूस बनाएं। अगर हाँ आपको लगता है कि वो डाइल्यूटेड है, कि बहुत थिक है, आपने वाटरमेलन ज्यादा डाल दिया है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला जा सकता है, आधा ग्लास पानी। लेकिन और वही वाली बात कि इसको भी बनाकर रख नहीं छोड़ना, रखना नहीं है, किसी भी जूस को रख के भूल नहीं जाना। जी बिल्कुल। अगर आप ये कर रहे हैं कि मैं सुबह जूस बना लूं, शाम तक मैं पीता रहूं, तो ये नहीं। अच्छा, अगर एज अ फ्रूट हम इसे ले रहे हैं तो ये हमारे स्टमक के लिए कितना अच्छा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी। और दूसरी बात कि इसके जो बीज हैं उसका इस्तेमाल कुछ लोग कहते हैं कर लेना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। जो बीज का इस्तेमाल है वो जो सुखा के किया जाता है वो बेहतरीन है। जो गीले बीज होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बीमारियां कॉज करता है, जिसमें डिफरेंट तरह की आ जाती हैं। अगर हम उस तरफ जाएंगे तो बात
बहुत लंबी उधर चली जाएगी। यानी कि इट्स अ बिग नो उसके हाँ, बीच के लिए अगर आप फ्रेश फ्रूट से ले जी। रही हैं तो वो आपने नहीं लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर एक दो खाने में चला जाए, मतलब आप खा रहे हैं एक दो चला गया तो दैट्स फाइन, अब उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, अभी एक और जो कि सीजन है स्ट्रॉबेरी का, और दोनों लाल फलों की हम बात करें और लाल फल का फायदा कितना ज्यादा है इस पर जानेंगे। स्ट्रॉबेरी जूस की जनाब जरा बात कर लेते हैं। जो लाल चीज़ है वो आपको भी लाल कर देगी। आपकी जो स्किन है उसको, आपके लिप्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, औरतों को यही शौक होता है मेरी चीक्स ब्लश कर रही हूँ, मेरे लिप्स रेड हों, तो स्ट्रॉबेरी जो है वो स्किन के लिए बेहतरीन है। आप स्ट्रॉबेरी जब इस्तेमाल करते हैं आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, फ्रेश रहती है। आप इसको एज अ मास्क भी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसका शेक ना पिए। शेक ना पिए? शेक ना पिए, क्योंकि शेक में चीनी बहुत ज़्यादा चली जाती है। और मैंने लास्ट ही आई थिंक एक रिसर्च पढ़ी, उसमें ये था कि ये सिट्रस होता है, और सिट्रस जब हम दूध में ऐड करते हैं तो दूध फट जाता है, और जब दूध फट जाता है तो वो हमारे लिए अच्छा डॉक्टर नहीं साहब, होता। आपको पता है हमें लास्ट शो में कितना बैश किया गया था इसी कंटेंट के ऊपर। अच्छा। तो मैं कह रही थी कि अब मैं इसके ऊपर जरा खामोश रहूंगी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि ये अभी इस पर रिसर्च चल रही है? इस पर चल रही है अभी, यानी कि यूजुअली इस पर बात नहीं है, प्रूवन नहीं है, कुछ भी प्रूवन नहीं है, अभी चल रही है। कि देखें, ये चीज़ अगर हम एक कॉमन पर्सन जो है वो सोचे कि आप जो विटामिन सी है उसका एक कैप्सूल ही ले लें। मैं एग्जांपल नहीं देती लेमन के साथ, मैं नहीं देती पाइनएप्पल के साथ, किसी चीज़ के साथ नहीं। आप विटामिन सी का कैप्सूल ले लें, ठीक है, आप उसको दूध में डाल दें और दूध का हाल देख लें। उसके बाद अगर आपका वो पीने का दिल करता है आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जरूर लेकिन इस पिएं। तरह लोग कहते हैं कि हम तो बचपन से पीते आ रहे हैं, हमें तो कभी कुछ भी नहीं हुआ और हम तो ठीक है, तो इस तरह की भी बातें फिर हमें यूजुअली सुनने को जब मिलती हैं। टाइम चेंज होता है साथ साथ खाने भी बदलते हैं। अब मैं जब बचपन में थी या मैं 1-2 साल की थी तब का पोल्यूशन देखें, अब का पोल्यूशन देखें, वो सेम नहीं है। मैं नहीं कह सकती कि जो मेरी मदर अपनी जवानी में स्किन केयर करती थी मैं भी वो आज करूं, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहूँ कि मेरे बालों का डैमेज या मेरे बालों पे जो टेक्सचर लगना है या मेरे बालों में जो मैंने अप्लाई करनी है चीजें, वो वही हो जो मेरी मदर की थी या नानी दादी की चीजों थी। का हमें पता है कि हमें नुकसान होता है, लेकिन बज़ाहिर चूंकि नुकसान नहीं हो रहा होता, जैसे कि हमें पता है कि फौरन रोटी सालन के बाद आप चाय मत पिए, डॉक्टर सारी जिंदगी बताते रहे, लेकिन हम पीते हैं, हम लेते हैं क्योंकि हमें एडिक्शन है और हमें पसंद है। तो वो बज़ाहिर फौरन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी हो जाएगी या आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, लेकिन उसका ग्रेजुअली आपकी सेहत को नुकसान है। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी, मैं इनसे क्वेश्चन पूछना आपकी इजाज़त से। डॉक्टर साहब, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है, आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं जी, अमरूद खा रहे हैं या कोई भी, मैं खट्टी जस्ट एक नाम ले रहा हूँ, विटामिन सी उसके अंदर होता है, ठीक है ना, तरबूज खा रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर नमक, ठीक है ना, सॉल्ट जो है ना इस तरह से करके लगा, क्या इसके साथ सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, अब उधर विटामिन सी है उसका भी, क्या इनका कोई आपस में कम्बिनेशन बनता है, नुकसान होता है या नहीं होता है? जो नमक होता है वो हमारे जिस्म में पानी को होल्ड करता है, वो पानी को जो है वो मतलब निकलने नहीं देता जिस्म से, जिसकी वजह से वाटर वेट, हम कहते हैं कि मैं सिर्फ फूला हुआ हूँ, मेरे जिस्म का वाटर वेट है, मेरे में मोटापा नहीं है, वो इसी वजह से हो रहा होता है कि हम नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो गलत प्रैक्टिस हम यूज कर रहे होते हैं, ऑरेंज खा रहे हैं उस पे नमक डाल रहे हैं, गुआवा खा रहे हैं उस पे नमक डाल रहे हैं, जो फ्रूट हमने खाना है हमने उस पे नमक या चीनी जरूर डालनी है। मैंने पहले भी ये बात की थी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप नमक ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि नमक से ग्रेजुअली हमें कितनी बीमारियां हो रही हैं, हमारे दिल की शरेयानें बंद हो रही, होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई मसला ही नहीं। अब स्ट्रॉबेरी जो थी, इसका मैंने ये बताना था कि ये हमारी पेट की जितनी भी बीमारियां उनको ठीक करती हैं। अब गुआवा जो है वो भी पेट की बीमारियों को ठीक कर रहा है, लेकिन जब हम उसमें नमक ऐड करते हैं तो वो एक हिंड्रेंस कॉज करने लग जाता है। हमारे बाउल की जो मूवमेंट होती है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है जिनको हम आंते कहते हैं, उनमें जो है वो मसला कॉज करता है। और कई लोगों में तो ये अल्सर तक गया है, हमने जो मैंने कुछ रिसर्चेस में देखा, वो अल्सर तक कॉज कर जाता है उसमें। तो इसका हमें थोड़ा सा बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और ये जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, इनका जो सही इस्तेमाल है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि एक इस्तेमाल तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो सही इस्तेमाल है वही आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, वरना इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्किन पर रिंकल्स पड़ जाना ख़वातीन के, ओह माय गॉड, और ख़वातीन कितनी पे कॉन्शियस होती हैं इस बात को सोच के कि भाई रिंकल्स पड़ गए, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। तो आप अगर अपनी स्किन की अच्छी केयर करेंगे तो आप उसको काफ़ी अरसे तक आप उससे बच सकते हैं। कैसे, ये हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और सारी खवातीन की जानिब से पूछा जाने वाला $1 मिलियन क्वेश्चन अब मैं आपकी तरफ से पूछने वाली हूँ। जनाब टेंशन मत लें कि भाई जो एजिंग है उसको हम कैसे स्लो कर सकते हैं। कुदरत का भी एक अमल है, एक सिलसिला है, उसमें भी होना है, लेकिन हाँ अगर आप केयर करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। रिंकल्स खवातीन का अगर आप केयर नहीं करें तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाना, जल्दी हो जाना, जो चीज़ 40 के बाद होनी है वो अब हम उस तरह की लाइफस्टाइल और चीज़ों की वजह से बहुत पहले ला रहे हैं। तो कोई ऐसी स्किन केयर रूटीन है कि हम रिंकल्स से बच सकें थोड़ा सा, या जो एजिंग है वो फेस पे इतनी आया ना हो? अच्छा, एक तो चले जो एजिंग प्रोसेस है, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो नेचुरल चीज़ है उसको नेचुरल तरीके से होने दिया जाए, इसमें एक अपनी ग्रेस है। लेकिन जो लोग अपनी एज से जल्दी जिन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं, उसको हमारी डर्मेटोलॉजिकल जुबान में डर्मेटोहेलियोसिस कहा जाता है। रीज़न क्या उनके होते हैं? या किसी की ड्राई स्किन है, मेल फीमेल दोनों की मैं बात करूँगी, मर्द और औरतें, जो सनलाइट एक्सपोजर जिनका बहुत ज़्यादा, धूप में जिनका बहुत ज़्यादा जाना हो, डाइट प्रॉपर ना हो, क्रैश डाइटिंग करते हो, और मर्दों में ख़ास तौर पे एक और चीज़ जो सिगरेट स्मोकिंग है, ये एजिंग साइंस को बहुत जल्दी बढ़ा देता है। रीज़न क्या है? फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, जहरीले मादे, जिनको उर्दू में आम जुबान में कहा जाता है। जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि कई जूसेस हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स ख़त्म करते हैं। सिर्फ इनके इंटेक से आपकी बॉडी के जब टॉक्सिन्स रिड्यूस होंगे, ख़त्म होंगे जहरीले मादे, तो ऑटोमेटिकली एजिंग साइंस स्लो हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अपनी रूटीन में वॉक का जो है एक पैटर्न, एक आदत जो है, उसको आदत इस तरह से बना लें कि चाहे बाहर आंधी है, तूफान है, आपने वॉक डेली करनी है। और सिंपल वॉक करने से अल्लाह ताला ने कुछ रिसेप्टर्स रखे होते हैं पाँव के नीचे, कि जब वो प्रेस होते हैं तो ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगेन वो एंटी एजिंग चीज़ों का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने शो के स्टार्ट में बात की थी कि मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक का इस्तेमाल रखें, तो ये चीज़ें जो हैं नेचुरल सी चीज़ें हैं, इजी चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं, जिसको आप रूटीन में लेके चलेंगे तो एजिंग साइंस रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा एडवांस चीज़ों पे चले जाएं तो कई किस्म की लेज़र्स मौजूद हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड लिफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो ये डॉक्टर मतलब एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको अवेलेबल होती हैं, ये आप कर सकते हैं। और अब एक जदीद लिक्विड आ चुका है जो इंटरनेशनली तो बहुत फेमस है, लिक्विड कोलेजन बेसिकली वो होता है, क्योंकि जब हम एज कर रहे होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन ऐसे समझ लें कि लिंकेज होती है जो एज के साथ साथ कम होना शुरू हो जाते हैं। जब कोलेजन इलास्टिन की तादाद कम होती है तो स्किन पे कॉस्मेटिक में, टोनर्स में वगैरह में हमें उसमें सीरम्स वगैरह में मिल सकते हैं, तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स देख के ऐसी कोई चीज़ खरीदनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोलेजन, इलास्टिन और ये सब चीज़ें, हाइलुरोनिक एसिड, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपनी। हाँ, कॉस्मेटिक्स में हम ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं इस तरह से अवेलेबल होती हैं, लेकिन सीरम्स में जो अप्लाई करने के लिए होते हैं उनमें अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये एक्सटर्नली सिर्फ अप्लाई करने के लिए, कि आपकी स्किन के ऊपर जो अप्लाई होती हैं। मैं जिसकी बात कर रही हूँ, ये लिक्विड कोलेजन एक ड्रिंक होता है जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड आता जा रहा है। आपने डेली बेड टाइम पे वो थोड़ी सी क्वांटिटी पीनी होती है, और वो आपकी बॉडी में सर से लेके पैर तक हर जगह पे जो कोलेजन इलास्टिन रिड्यूस हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, उसको पूरा कर देता है। डॉक्टर, मैं क्विकली में जानना चाहूँगी कि हमारा जिन लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, या जो बाइक पे ट्रेवल करते हैं, जो बच्चे स्कूल वगैरह अभी तो बंद है, लेकिन जब भी इवेंचुअली चीज़ें वगैरह ऑन एंड ऑफ चल रही हैं अभी कोविड की वजह से, तो स्किन आपकी जो रेडनेस हो जाती है या रैशेस का हो जाना होता है, स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है, वो कैसे इससे बच सकते हैं या क्या कर सकते हैं? हमने एक शो में इसी में बात की थी, जो रंग गोरा करने की क्रीम्स या स्टीरॉयडल प्रिपरेशंस हैं, कभी भी किसी का रंग रेड बगैर किसी रीज़न के नहीं होता। जब भी उनकी जिल्द के ऊपर कोई नुकसान देने वाली क्रीम अप्लाई हुई होगी, चाहे वो मेडिकेटेड ही क्यों ना, और अगर उसके अंदर इस तरह के मुज़र केमिकल्स डले हुए, स्टीरॉयड, मरकरी, आर्सेनिक, स्टीरॉयड, पारा या सेंकिया, अगर ये डले होंगे और वो चीज़ अप्लाई हुई है स्किन पे, तो फेस पे रेडनेस आती है और स्किन सेंसिटिव होती है। इसलिए अगर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना तो सिंपल सनब्लॉक दिन में लगाएं, ताकि जो अगर डैमेज आ भी गया है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। और मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली रिपेयर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर ज़ैनब, हमारी स्किन के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई ऐसा एक फ्रूट या कोई एक ऐसी सब्जी जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है या एंटी एजिंग साबित हो सकता है, कुछ इस तरह की कोई चीज़ें, तो वो आप क्या रिकमेंड करेंगी देखने वालों को? कोई एक नहीं, सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो एंटी एजिंग, सब के सब। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में
ये जो है वो रखी है, अफादियत रखी है कि आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आप एंटी एजिंग की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए ये है कि आप जंक ना खाएं, ऑयली चीज़ें कम खाएं, जिसकी वजह से वो आपके चेहरे पे जो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जल्दी, वो इसी वजह से आती हैं। जितना ऑयल हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे चेहरे पे भी नज़र आता है। जो हमारा खाना है वही हम बाहर से हैं, इसीलिए हम अच्छे फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग ही और रहेगी। हमारे यहाँ जो गर्मी में हम पका कर खाने और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर उसमें इतने स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, फिर गोश्त वगैरह, तो इसका कोई फ़ायदा है इस तरह से सब्जी लेने का? बिल्कुल ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। हम उसके सारे बेनिफिट्स जितने भी होते हैं वो सब हम ख़त्म कर चुके होते हैं, हम ज़ाया कर देते अब हैं। देखिए ना, गोरा जो है, मैं रोज़ बात करती हूँ अपने शो में कि हमें गोरा बनने का इतना शौक है, हाँ। लेकिन हम उसकी कोई अच्छी आदत नहीं लेते हैं। आप देखिए, अगर आप बाहर आपका जाना नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको अक्सर चाइनीज़ या कोई जापानीज़ या कोई गोरा नज़र आएगा, तो आप उनकी कभी प्लेटर देखें हाँ। तो उसमें आपको हाफ डन मीट दिखाई देगा और आपको साथ बॉइल्ड वेजिटेबल्स दिखाई देंगी, जिसको वो स्लोली 1-1.5 घंटे में सुकून से बैठकर खाएंगे। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से कुछ है ही नहीं होता। बेसिकली निज़ाम ये नहीं है। माई प्लेट के नाम से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, जिसमें आपने कार्ब्स का डिफरेंट पोर्शन है, प्रोटीन का डिफरेंट है, वेजिटेबल्स का डिफरेंट है, जी। लेकिन हम अपनी प्लेट में उसको डिफाइन नहीं करते। हमने चावल भी डाले हुए हैं, सालन भी, हर चीज़ मिक्स करके खिचड़ी पका दी है, कोई वो बेसिक एक चीज़ नहीं रह गई। आप प्लीज़ एक पोर्शंस बनाएं, अगर आप नहीं बना सकते आप पोर्शन वाली प्लेट ले लें, उसमें सबसे कम पोर्शन या नॉर्मल पोर्शन जो है वो आप रखें चावल या रोटी का, साथ आप दालें लें, प्रोटीन्स लें, गोश्त लें, साथ सब्जियां लें। सब्जियां नहीं पसंद कच्ची, उनको थोड़ा सा बॉईल कर लें, बॉईल नहीं ग्रिल कर लें, ग्रिल नहीं उसको बेक कर लें। उनके ऊपर सीजनिंग ना करें, उसको वैसे ही कंज्यूम करें। नहीं तो सलाद ले लें, एटलीस्ट खीरा ही खा लें, और कुछ नहीं तो खीरा ले लें। इससे आसान हम आपको और कुछ आज के शो में बता नहीं सकते हैं, लेकिन गर्मी की चूंकि बार बार बात हो रही है और इससे पहले हमने सन एक्सपोजर की बात की, इसी तरह हीट स्ट्रोक बहुत सारे अफराद को हो जाता है। इसकी अलामात क्या हैं और अगर अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो जी डॉक्टर इसाक साहब क्या करना है? हीट स्ट्रोक का भी बात करता हूँ, अगर इजाज़त हो तो रिंकल पर मैं बता सकता हूँ कुछ। हाँ जी, रिंकल का ऐसा है कि सबसे ज़्यादा लोगों की एक हैबिट भी होती है। अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि जो फीमेल जो होती है ना, उनके यहाँ पर रिंकल्स बहुत आते हैं। उनकी आदत क्या होती है कि जब किसी को देखते हैं ना तो यूँ करके देखते हैं इनको। अगर ये हैबिट वो दूर नहीं करती, किसी चीज को भी देखना तो ऐसे देखना जो कुछ करना, तो ये यहाँ पर रिंकल आएंगे और फिर वो निकलेंगे नहीं। ठीक है ना? एक इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। जब ये जो रिंकल्स यहाँ पे आते हैं, नॉर्मली यूं लोग तब करते हैं जब उनकी आई साइट का इफेक्ट हो। हाँ। लेकिन मैं हम लोग, चूंकि हमारी प्रैक्टिस में चीज होती है, हम लोग ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो आंखों से हंसते हैं उनके यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, चाहे वो मर्द हो औरत हो। हाँ, जब वो आंखों से मुस्कुराते हैं तो सारी मुस्कुराहट यहाँ पे रिंकल्स की सूरत में आ जाती है। लेकिन इसको अगर हर्बल के तौर पर मैं देखूं तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी बताया, और यह है कि जब तक आप इनटेक आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जो बात की थी वो जबरदस्त, कि जो आप खाते हैं ना वो आपके चेहरे पर नजर आता है। जो आप खाते हैं, अगर जंक फूड्स खाते हैं तो वो भी नजर आता है, अगर आप फ्रेश फूड्स लेते हैं और बाकी सैलड्स वगैरह लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो वो भी नजर आता है। ठीक है ना? पहले तो यह है कि इनटेक आपका, जब तक आप स्किन को जहां पर ड्राई होगी तो ही इसके अंदर कोलाजन कम होगा और इलास्टिसिटी कम होगी तो ही रिंकल्स आएंगे। एक तो नंबर 1 आपने यही करना है कि सबसे पहले अपने फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स होगी, जैसे आपने बताया कि इतनी कुक करें, ज्यादा नहीं करें, उनको बिल्कुल उनका पका के खत्म कर देना सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ करना। ठीक है ना? वो इस्तेमाल करें, जूसेस ज्यादा पिएं, पानी इंटेक ज्यादा करें। और हर्बल के तौर पर अब देखिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, न्यूट्रिशनिस्ट साहब बैठी हुई हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो है, इनका जब तक कंज्यूम करते रहते हैं तो आपकी स्किन जो है वो कुछ देर तक फ्रेश रहती है। और कोई भी फ्रूट जितने भी हैं, इनको आप सिर्फ खाएं नहीं, चेहरे पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ से भी जज्ब हो सकती है और अपनी स्किन को फ्रेश रखेगी। अलसी जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ओमेगा 6 होता है उसके अंदर। ठीक है? अलसी को और अश्वगंध को, इन दोनों का मिक्सर बनाकर, टाइम नहीं है, मिक्सर बनाकर आप रख लें, पानी के अंदर गर्म करके इसको चेहरे पर लगाएं आधे घंटे के लिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करें, उसके बाद आप खाने पीने वाली चीजों पर ध्यान करें, तो जो रिंकल का काम है वो देर से अमेजिंग। और अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, अपने मामलाती जिंदगी का, सबका, अपनी मेंटल हेल्थ का भी जनाब ख्याल रखें। इसके साथ साथ मैं कहूँगी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना। इतना कुछ हमारी बॉडी हमें देती है, बदले में थोड़ा तो हमारा इसको देना कुछ बनता ही है। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। Pakistan